तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले होली चली गई है, तो अब रंगों से आपने खेल लिया है और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th ज्योग्राफी फॉर टर्म 2 हम शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, दो इन्फॉर्मेशन आपके साथ कि जो इकोनॉमिक्स है और जो सिविक्स है, इन दोनों का सिलेबस मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। तो जो 10th की आपकी सिविक्स है और जो 10th की इकोनॉमिक्स है, ये दोनों के दोनों आपको क्या होंगे, आप हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और आपकी सुविधा के लिए हम कोशिश करेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी जो है डाल दिया जाए, ताकि आपको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाए। ठीक, चलते हैं अब आगे। देखिए, तो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत बेहतरीन चैप्टर है और पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको आपको समझने में शायद बहुत ज़्यादा अनुभव भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। काफ़ी कुछ जानने को ऐसा है जो शायद हम नहीं जानते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शुरू करेंगे। अगर हिंदी में कोई बच्चा हमारा देख रहा है तो इसका नाम हिंदी में साथियों आपको मिलेगा विनिर्माण उद्योग। ठीक है, ये तो फिलहाल अंग्रेजी माध्यम के लिए ज़्यादा है, क्योंकि इस बार जो है विद्यार्थी जो ऑफलाइन क्लासेस में है वो अंग्रेजी माध्यम के ज़्यादा है, और वो बोलते हैं कि इंग्लिश में कंटेंट डालिए, तो इंग्लिश में डाला है। बाकी आगे आने वाले समय में हिंदी में भी डालेंगे, पर अगर आप ध्यान से सुने तो आपको मजा आएगा। तो पहला जो टॉपिक साथियों हम लेने जा रहे हैं वो है व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, सुना जरूर होगा हम सब ने ये शब्द कि यार मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये वो। होती क्या है, देखिए, किसी पहली बात तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक प्रोडक्शन है, उत्पादन है, किसी चीज को बनाना, किसका, गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। मतलब वैसे तो अगर आप स्मॉल में भी बनाएंगे तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, बट बड़े स्टेज पे जो है चीजें जब बड़ी बनने लग जाती है तो तब उसे जनरली हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण करना किसी भी चीज का, बट जब लार्ज यूनिट क्वांटिटीज पे कहते हैं तब वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाने लग जाती है। मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब एक बड़े स्केल पर चीजों को बनाना। तो जब हम प्रोडक्शन करें गुड्स का लार्ज क्वांटिटीज में, जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी, जैसे साबुन बनाने वाली कोई कंपनी है, सोप बनाने वाली है, तो वो जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहां पे ऐसा थोड़ी कि एक सोप बनता होगा, वहां पे कई सोप बनते होंगे। तो वही प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल यानी कोई कच्चा माल, जैसे साबुन के लिए कच्चा माल आपके पास कोई केमिकल हो सकता है। अब कोई केमिकल है, इस केमिकल को आपने क्या बनाना है, सोप बनाना है। अब इसके लिए यहाँ पे प्रोसेसिंग लगेगी ना, एक प्रोसेसिंग लगेगी। इसी प्रोसेसिंग को हम क्या कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इस प्रोसेसिंग को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। The economic strength of a country is measured by development of manufacturing countries। अब समझने का बड़ा अच्छा है यहाँ पे कि जो कंट्री जितनी ज्यादा डेवलप होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उतनी ज्यादा होगी। या वाइसे वर्सा बोले कि जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग का स्तर ऊंचा होगा उस देश का विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। इसीलिए सारे विकसित देश आज भी कैसी इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। चाइना, अमेरिका, ये मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो इस स्लाइड में जो हमने डिस्कस किया उम्मीद करते हैं कि समझ जरूर आया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि यार पढ़ा क्यों रहे हैं, क्यों हमें इसके बारे में जानना है, क्यों हमें जानना है, तो पढ़ते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड दैट द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली। समझिए, किसको बोला जाता है कि बैकबोन समझा जाता है डेवलपमेंट का, जनरल में भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। क्यों इसको क्या समझा जाता है, बैकबोन, किस चीज में, जनरल डेवलपमेंट में किसी भी जगह के, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब हम समझते क्यों। पहली चीज, दे नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइज, दे नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग, they also reduce the heavy dependence on people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। क्या समझाना चाह रही है ये लाइन, कि ये कहती है कि दे, यहां पे लिखा था दे डोंट ओनली, यहां पे एक शब्द आप ऐड कर लीजिएगा नोट्स में, ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट दे ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूस द, ये क्या भी सकते हैं, ऑल्सो रिड्यूस भी कह सकते हैं इसको, केवल इतने से भी हम जो है काम चला सकते हैं अपना।
reduce the heavy dependence of people on agricultural income। मतलब कि एक तो यार मॉडर्नाइज तो करते हैं, कैसे मॉडर्नाइज करते हैं, जैसे आप पहले क्या होता था अगर आप देखेंगे तो हल से जोते जाते थे खेत, बट अब क्या हो गया, मशीनें आ गई हैं बड़ी बड़ी, तो उनसे जोते जाते हैं। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन हुआ। अब इससे क्या हुआ, इससे दूसरी चीज क्या हुई कि जिस कंपनी ने उस खेत उस क्या बोलते हैं मशीन को बनाया होगा उसने भी कमाया होगा। अब उस मशीन को चलाने वाला एक ड्राइवर जो होगा उसका, या उसको ऑपरेटर जो होगा वो भी कमाएगा। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो केवल एग्रीकल्चरल इनकम से अपना काम चला रहे थे, उनको एक सेकेंडरी सेक्टर में जॉब मिली और टर्शरी सेक्टर में जॉब मिली। तो ये क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती है। तीसरी बात, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री। कितनी अच्छी बात लिखी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है, प्री कंडीशन है। किस चीज के लिए प्री कंडीशन, मतलब ये होना चाहिए तब ये होगा, इसको बोलते हैं प्री कंडीशन। पहले से किसी चीज को होना चाहिए या ऐसी परिस्थितियां पहले से होनी चाहिए। फॉर किस चीज के लिए, फॉर इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है साथियों किसी चीज को घटाना या कम करना या हटाना। ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, एंड पॉवर्टी फ्रॉम कंट्री, कि अगर आपको अपने देश से रोजगारी और गरीबी हटानी है तो साथियों आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको क्या देगा, रोजगार देगा, और रोजगार देगा तो पॉवर्टी अपने आप धीरे धीरे देश से जो है कम होती नजर हमको आएगी। तो ये बात हमें ध्यान जो है रखनी है। आगे अगर हम चले, इट ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। यानी कि रीजनल जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं या क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उनको कम करती है। ब्रिंगिंग डाउन क्यों कम करती है, बिकॉज ये क्या करती है, इंडस्ट्रीज लगाती हैं ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में, यानी ऐसे क्षेत्रों में भी मशीनें लगाई जाती हैं। ताकि क्यों लगाई जाती है, ताकि जो रीजनल जो क्षेत्रीय विविधताएं या क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो कम हो सके, डिस्पैरिटीज कम हो सके। आगे देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। कितनी अच्छी बात लिखी है, वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड अगर आप यहां से गुड्स है ना, वो आपका ट्रेड बढ़ाएगा, कॉमर्स बढ़ाएगा, ट्रेड भी कॉमर्स भी। क्यों, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे तो ज्यादा देशों तक बात कर पाओगे, तो ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा। एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड, मतलब कि जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, फॉरेन एक्सचेंज। आपने सुना होगा फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हमारे देश में जो है लाएगा ये। अगला देखें, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। कितनी अच्छी बात लिखी है कि जो देश अपने रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा और बहुत ज्यादा वैरायटी, वैरायटी का मतलब समझिए बहुत ज्यादा विविधताओं में, जैसे कोई कंपनी भाई बहुत सारी, जैसे चाइना अगर आप देखें तो कितना सब कुछ बनाती है, फोन बनाती है, लैपटॉप बनाती है, ये जो लिख रहे हैं हम जिससे पेन टैप बना दी है, माइक जिसपे बोल रहे हैं ये बनाती है, सब बनाती है। तो जनरली वो क्या होते हैं, प्रॉस्पेरस है। अमेरिका कितने सारी कंपनी जो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, तो वो भी तो गुड्स ही, तो क्या कर रहे हैं, हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरस। तो ये प्रॉस्पेरस है, ये अमीर है क्योंकि ये क्या कर पा रहे हैं, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग जो है कर पा रहे हैं। आगे देखिए, रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो इसको आप पढ़ तो लीजिएगा ही, मैं आपको बता देता हूँ, समझा दो, पढ़ने में जो है समय इसमें ज्यादा लगेगा, बहुत अच्छी सी बात है। देखिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ना दोनों अलग अलग बात नहीं है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं है, दे मूव हैंड इन हैंड। बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलते हैं। जैसे अगर किसी साल गन्ना ज्यादा हुआ, मान के चलिए किसी साल क्या हुआ, शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हुई। मैं आपको एक प्यारा एग्जांपल देता हूँ, शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हुई। अब शुगर की प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो ऑफकोर्स सी बात है चीनी ज्यादा बनेगी, चीनी ज्यादा बनेगी, लेकिन चीनी ज्यादा बनाने के लिए क्या चाहिए, मशीनें ज्यादा चाहिए, मशीनें ज्यादा चाहिए तो लेबर ज्यादा चाहिए, ठीक है। और वही फिर कहें कि चीनी ज्यादा बनेगी तो बिकेगी ज्यादा, ये हिसाब है कि अगर लेकिन ये शुगर ही नहीं ज्यादा हुआ होता तो बना लो, कैसे बनाओगे चीनी। तो इनका रिलेशन क्या है, हैंड इन हैंड। और दूसरा भी क्या चीज है, शुगर ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, आपको खाद चाहिए ठीक से, है ना, और वो खाद कौन बना रहा है, कंपनी मशीन से बना रही है ना। तो ऐसी रिलेशन है, बड़ा प्यारा सा, ये समझाना मैं आपको चाह रहा था कि बड़ा बेहतरीन रिलेशन है ना, कि
एक तरफ तो एग्रीकल्चर में ग्रो करने के लिए भी मशीन की जरूरत है और मशीन को ग्रो करने के लिए एग्रीकल्चर की जरूरत है, तो ये साथ साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है एक दूसरे के, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों अलग अलग नहीं चल पाएंगे, एक दूसरे को मदद करता है, दूसरा इसको मदद करता है, तो एक बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनता है। बड़ा प्यारी लाइन लिखी, दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैज नॉट ओनली असिस्टेड एग्रीकल्चरिस्ट इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन बट आल्सो मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस वेरी एफिशिएंट। वो कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई है उसने एग्रीकल्चर्स को असिस्ट तो किया है, मतलब उनको साथ तो दिया है, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड ऑल्सो उनको क्या बोला है कि प्रोसेस बड़ा फास्ट हो जाए, प्रोडक्शन का प्रोसेस। जैसे एग्रीकल्चर के, आप शुगर आपकी बहुत ज्यादा हो गई, मान लीजिए शुगर केन आपका बहुत ज्यादा हुआ है, ये शुगर केन की बात कर रहा हूँ, गन्ना, शुगर केन आपका बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये गन्ने की बात है, कहीं कोई बच्चा चीनी समझ ले, गन्ना है भैया। तो शुगर केन अगर आपको बहुत ज्यादा हुआ है, तो शुगर केन ज्यादा होने के लिए आपको क्या है, अब आपको कहाँ भेजना है उसको, मशीन में। अब मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ होती नहीं, पहले हाथ मान लो कि प्रोसेस से चीनी बना रहे हैं, लेकिन मशीन क्या करेगी, उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा एफिशिएंट बना देगी, बहुत ज्यादा काम करेगी एक ही बार में। तो ये हमें समझना है। अब आगे देखिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। तो कह रहे ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या है शेयर, 17% ऑफ जीडीपी, मतलब जितना जीडीपी था टोटल देश का, मान लो 100% था, तो 100% में से उस कंट्रीब्यूशन में से 17% जीडीपी जो है कहां से आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आया है। और टोटल अगर बात करें 17% पर्टिकुलरली क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। आपको यही ध्यान रखना है, लिखने के काम आएगा आपको, इंपॉर्टेंट जब आप बताएंगे कि 17% जीडीपी में हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का है। फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल हैज बीन सेट अप ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। तो वही कह रहा है कि भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसकी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, कि बहुत अच्छे से मात्रा में आपके प्रोडक्ट्स बन पाए, लोगों तक पहुंच पाए, और लोगों तक पहुंचकर एक बड़ा प्रभाव डाल पाए, इंपैक्ट डाल पाए, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल की स्थापना करी। कि ये उद्देश्य, ये जो उद्देश्य है हमारा, कौन सा उद्देश्य, कि पूरी प्रोडक्टिविटी जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ाने, इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, एनएमसीसी की स्थापना जो है करी है। चलिए आगे देखा जाए, इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब देखो बड़ा अच्छा सा चीजें हैं, देखिए क्या है बोला, इंडस्ट्रियल लोकेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल क्यों होती है, क्योंकि भैया ये इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये प्रभावित है चीज, किन किन चीजों से, कि भाई किसी स्थान पे अगर लगाना है तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल है क्या नहीं, आपके पास सामान मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा कच्चा, क्या वहां पे रोड है, कि कहीं बाहर से कुछ मंगाना पड़ा पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा, क्या वहां पे, अब कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन गया आज की डेट में, तो क्या कम्युनिकेशन है या नहीं, कहीं कोई बात करनी हो तो हो पाती है या नहीं हो पाती है, क्या यहाँ पे मार्केट है या नहीं है, तो ये सब चीजें हैं, तो जो है आप इंडस्ट्रियल वहां पे लगा सकते हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी इंडस्ट्री लगाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो ये आपका पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अगर हम सेकंड पॉइंट्स की बात करें, एक ही लाइन इसमें काम की है, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये भी हैंड इन हैंड चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे हैंड इन हैंड चलते हैं। देखिए जो इंडस्ट्रीज है ना, वो जनरली सिटीज में लगती हैं, वो सिटीज में लगती है, क्यों लगती है सिटीज में, क्योंकि ये सारे फैक्टर सिटीज में मिलते हैं। अब सिटीज में ये लगेंगी तो क्या होगा, आप ये सोचिए, जब ये सिटीज में लगेंगी तो लोग रोजगार ढूंढने कहाँ आएंगे, सिटीज में आएंगे। इसी को तो कहते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या है, कि आप विलेजेस से कहाँ मूव हो जाओ, सिटीज में मूव हो जाओ, ये अर्बन एरियाज में मूव हो जाओ, अर्बनाइजेशन है। और वहां पे लोग आ क्यों रहे हैं, उसका मेन कारण है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वहां पे लगना। तो ये इसी को बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन क्या है, हैंड इन हैंड में चल रहे हैं, क्योंकि जो लोग शहरों में आ रहे हैं गांव से, वो अर्बनाइजेशन है, वो आ किस वजह से रहे, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री है, तो हैंड इन हैंड। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा प्यारा शब्द है, यहाँ पे आप समझ लीजिए, कभी एग्जाम में ये आ जाता है, तो हमें ये जो है एनसीईआरटी में बड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो कई बार समझ में नहीं आता है, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। ये कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, फिर आप बोले कि यार ये तो है ही नहीं सिलेबस में, कभी देखा ही नहीं, तो देख लीजिए। Many industries tend to come together to make use of advantages offered by urban centers. बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या आती है, एक साथ आ जाती हैं, ताकि आप क्या कर पाओ, सारे लोग एडवांटेजेस ले पाए, उसको बोलते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमी। जैसे अब जैसे दिल्ली, तो दिल्ली में आपको क्लोथ इंडस्ट्री भी मिलेगी, आपको मान लीजिए आपको बुक्स इंडस्ट्री भी मिलेगी, आपको मतलब कि वुड इंडस्ट्री भी मिलेगी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री थोड़ी बहुत मिलेगी। तो ये सारी इंडस्ट्रीज क्या होती है, एक साथ आ रही है।
तो ये मेरे ख्याल से समझ में आई होंगी 3-4 बातें जो मैंने आपको समझाने का प्रयास इसमें किया। आगे देखिए, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज आपकी एनसीईआरटी से बड़ा प्यारा सा डायग्राम उठाया है, उम्मीद करते दिख रहा होगा। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज में यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज का मतलब क्या है कि ये इंडस्ट्री है, मतलब जो फैक्ट्री है हमारी, जो भी फैक्ट्री है हमारी, जो फैक्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी जहां हम सामान बना रहे हैं, जहाँ पे हम अपना क्या कह रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन का और वो जहां पे सेल हो रहा है, जो बिक रहा है, वहां पे क्या रिलेशन है, इसको हमें समझना है। ठीक है, तो समझिए। देखिए क्या, आपने इनपुट्स डाला, रॉ मटेरियल, यहां से शुरू होती कहानी। आपने रॉ मटेरियल डाला, कंपोनेंट फैक्टर डाले, लैंड डाली, लेबर डाली, कैपिटल डाली, एंटरप्रेन्योर डाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ भाई, मान लीजिए आपने क्या करा, एक फैक्ट्री खोली कि भाई मैं क्या बनाऊंगा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, पेन टैब बनाऊंगा। पेन टैब जिससे हम लिख रहे हैं, पेन टैब बनाऊंगा, या पेन टैब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मान लेते मैंने ये इंडस्ट्री बनाई, मैं पेंसिल बनाऊंगा, मैं पेंसिल बनाऊंगा, मैं पेंसिल बनाऊंगा भैया, मैं पेंसिल बनाऊंगा। मैंने पेंसिल बनाने का सोच लिया। अब पेंसिल बनाने के लिए मैंने कहा कि ठीक है भाई, थोड़ी सी वुड चाहिए, वुड पल्प चाहिए, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे डिज़ाइनर लोग चाहिए जो थोड़ा सा पेंसिल को डिज़ाइन करे, ठीक है, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी पे लोग चाहिए, थोड़े से ऐसे लोग चाहिए जो ग्रेफाइट का नॉलेज जानते हो। तो ये सारे लोग, मैंने कहा ठीक है, ये सारे लोग मुझे चाहिए, और मैंने ये सब फैक्ट्री एकदम स्टैब्लिश कर दी, पैसा वैसा सब लगा दिया। तो ये पहला काम हो गया। ट्रांसपोर्ट किया आपने उसको फैक्ट्री को, फिर मैंने ये जगह का सारा जुगाड़ कर लिया, इनके सप्लायर्स का, इन सप्लायर से बात करी, और इन सप्लायर से इस पैसे को मंगा लिया अपनी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में मैंने इसको मंगवा लिया। अब फैक्ट्री में मैंने क्या करा, इन सारे चीजों को असेंबल किया, और यहाँ पे पेंसिल, मान लीजिए पेंसिल तैयार कर ली। ये पेंसिल मैंने तैयार कर ली आराम से, ये पेंसिल तैयार हो गई, तो प्रोडक्ट्स हो गया। फिर मैंने कहा इस पेंसिल को, मैंने कहा चलो, फिर मैं फिर इसे लेके गया, मैं कहा मार्केट में, कि भाई सारे मैंने दुकानदारों से बात करी कि सर हमारी कंपनी की पेंसिल है, ये पेंसिल आप रखिए, थोड़ा सा इसका एडवर्टाइज करवाया, प्रचार करवाया। तो फिर मैंने ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेजा, मार्केट में भेज दिया। अब उसके बाद मार्केट के बाद क्या हुआ, जब वो बिका, सेल हुआ, तो मुझे क्या आया, पैसा आया। वो पैसा मैं वापस पेंसिल बनाने में डालूंगा। तो ये रिलेशन है, और ये समझा रहा है कि आपने अब कि इनपुट्स आपने डाले, ठीक है, उसके लिए भी मनी चाहिए आपको। इनपुट से आपने ट्रांसपोर्ट करके उसे फैक्ट्री में लाए, फैक्ट्री में आपने क्या करा, पेंसिल बनाई, पेंसिल को आपने ट्रांसपोर्ट किया, फिर दोबारा आप मार्केट में गए, पैसा आपके पास आया, और वापस आपने पैसा फिर दोबारा उसमें डाला। तो ये एक इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज आपको समझा रहा था। उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर 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 आया होगा। आगे देखिए, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री क्या होती है, कहाँ पे एक आदर्श, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ा प्यारा एग्जांपल मैं इसको देता हूँ क्लास में हर साल, कि आइडियल लोकेशन मतलब जैसे हम चाहते हैं आदर्श बच्चा कौन सा होता है, जो झूठ ना बोले, है ना, काम हमेशा करके लाए, हमेशा क्लास में अच्छे से बात करे, खुश रहे, ये सब हम चाहते हैं। आइडियल जैसे आइडियल लोकेशन, वैसे आइडियल बच्चा। आइडियल लोकेशन भी क्या होती है, जहाँ पे भाई सारी चीजें कम हो, जैसे कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट अ साइट, कि वहां पे ये भी मतलब कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन पे, डिसीजन कैसे हैं फैक्टर्स के, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए। कॉस्ट जितनी कम होगी सब चीज की, तो वो आइडियल लोकेशन है, कि जहां पे इन सब की कॉस्ट जो है कम हो, वो आइडियल लोकेशन है हमारे लिए। ठीक, ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइड मतलब सामान मिल पाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम बना पाए कम कॉस्ट में, डिसीजन ले पाए कि यहाँ फैक्ट्री में लगा पाएंगे, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट क्या आएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी, ये सब कम होंगी, तो वो आइडियल लोकेशन, जैसे आइडियल बच्चा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो जल्दी से देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है उसके बेस पे क्या क्या है भैया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी जहां खेती से जो सामान मिले, एग्रो, नाम से एग्रो, तो एग्रीकल्चर से आने वाली इंडस्ट्री, जैसे कॉटन, वूलन। फिर मिनरल बेस्ड मतलब जो मिनरल से आए, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम, इस तरह का। फिर मेन रोल के हिसाब से एक होती है बेसिक इंडस्ट्री, कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री जो मशीन्स बनाए, बेसिकली सिंपल बात, जो मशीन बनाए, वैसे डेफिनेशन बड़ी प्यारी है कि भाई जो क्या करें, द इन विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ठीक है, ये दो बार, तो वही मैं कह रहा हूं कि जैसे जो मशीन बनाए, जैसे आप समझिए ऐसी इंडस्ट्री जो क्या होगी, जो पेंसिल बनाने वाली मशीन बनाती होगी, जो पेंसिल बनाने वाली मशीन बनाती होगी, उस इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, बेसिक इंडस्ट्री है। क्या बनाती है, क्योंकि ये मशीन बनाती है और उस मशीन से आगे पेंसिल बनती है। कंज्यूमर इकोनॉमी क्या होगी, ये वो इंडस्ट्री जो पेंसिल बनाती है, जो मशीन बनाती है वो बेसिक, जो पेंसिल बनाती है वो क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। सिंपल सी बात, ठीक है, आसान भाषा में क्या, जो गुड्स डायरेक्ट यूज का बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों समझाने का प्रयास किया। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो दो तरह की, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल का मतलब क्या होता है, एक यूनिट आपने डिसाइड करा हुआ है कि भाई अगर आपकी इससे नीचे है
तो वो क्या है, स्मॉल स्केल। अगर आपकी से ऊपर है वो क्या है, लार्ज स्केल। वो यूनिट अभी 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से नीचे वाली स्मॉल स्केल और 1 करोड़ से ज्यादा वाली लार्ज स्केल। बल्क वेट मतलब कितना सामान वगैरह के लिए, उसके लिए 2 इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री मतलब जिनके अंदर रॉ मटेरियल कैसा हो, वेरी हैवी, जैसे स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, हैवी मटेरियल। लाइट इंडस्ट्री बड़ा लाइट मटेरियल, जैसे मैच बॉक्स इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी लाइट इंडस्ट्रीज कहलाती है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ओनरशिप के आधार पर, तो पब्लिक सेक्टर यानी कि जिसे सरकार चलाए भैया, सिंपल सी बात, जिसे गवर्नमेंट एजेंसीज चलाएं। प्राइवेट सेक्टर जिसे कोई व्यक्ति चलाए, जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो है, डाबर है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। जॉइंट इंडस्ट्री जिसमें सरकार भी काम करे और इंडिविजुअल्स भी काम करे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, भाई इसमें सरकार भी काम करती है, वो भी काम करती है। कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब जिसके अंदर क्या हो कि प्रोड्यूसर, सप्लायर, वर्कर्स बोथ, समझिए, मतलब जैसे जिसको करने वाले, जिसके लेबर भी मालिक हों, जिसके प्रोड्यूसर भी मालिक हों, बनाने वाले ऑपरेटर भी मालिक हों, इस तरह की इंडस्ट्री को बोलते हैं कोऑपरेटिव। जैसे इसका एग्जांपल आपको बताओ, अमूल। अमूल इसका बहुत प्यारा एग्जांपल है, ठीक है। अमूल एक कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री बता रहे हैं महाराष्ट्र में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। तो ओनरशिप पे पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट, कोऑपरेटिव। पब्लिक मतलब सरकार चलाए, प्राइवेट मतलब कोई व्यक्ति चलाए, जॉइंट सेक्टर सरकार भी चलाए, व्यक्ति भी चलाए, कोऑपरेटिव सेक्टर सब लोग मिलकर चलाए। ये ओनरशिप के आधार। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. It is only industry in the country which is self-reliant. काम की बात देखिए, ये तो है कि भाई बहुत अच्छा काम देती है, प्रोडक्शन में काम करती है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, ये ओनली इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, क्योंकि हम बहुत मजबूत थे एक जमाने में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, और कंप्लीट हमारे पास इसकी वैल्यू चेन है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड टू प्रोडक्ट्स। क्योंकि हम क्या रहे हैं, एंशियंट टाइम की अगर हम बात करें तो एंशियंट में हम सबसे मजबूत थे, इसमें सबसे मजबूत हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हुआ करते थे। सबसे मजबूत था हमारा सूती कपड़ा। कपड़ा मेनली बात करो तो अगर सूती की बात करो तो सबसे आगे थे, कपड़े के उद्योग में सबसे आगे थे। इसीलिए हम आज भी क्या है उसमें, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, जिसमें हम केवल आत्मनिर्भर है। मोदी जी बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, तो जिसमें हम आत्मनिर्भर है वो क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसके पास कंप्लीट वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन मतलब कि बहुत छोटी सी जगह भी हमारे पास है जहां से हम कच्चा माल खरीदें और हाईएस्ट वैल्यू एडेड की बड़ा मस्त प्रोडक्ट बना दें, वो भी हमारे पास। तो यह है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आज इसको इतना ही करेंगे, इसे 2 पार्ट्स में डालेंगे। पार्ट 1 हमने यहां तक कर लिया है, पार्ट 2 उसके आगे डालेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। तो इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जिसमें चीजों को आराम से समझेंगे। मैं ज्योग्राफी बहुत आराम से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। उम्मीद करते हैं समझ आएगी, ठीक है। अगला पार्ट देखने के लिए आप जरूर कमेंट कीजिए कि प्लीज अगला पार्ट डालिए, तो डालेंगे। तो इतना आपको समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा भी लगा होगा। तो जरूर एक बार चीजें देखिएगा। एक चीज मैं और कर लेता हूँ आप सभी के लिए, एक बार दोहरा देता हूँ, ये मैं आपसे नया ऐड कर रहा हूँ वीडियोज में, कि एक बार हम जल्दी से दोहराते हुए देख लेंगे चीजों। तो पहले हमने समझा था व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, गुड्स को मोर वैल्यूएबल बनाना, रॉ मटेरियल को मोर वैल्यूएबल बनाना, वो मैन्युफैक्चरिंग है। इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी आपको क्यों है भाई। एक तो क्या है कि ये मॉडर्नाइज करती है एग्रीकल्चर को, हैवी डिपेंडेंस कम करती है एग्रीकल्चर पे। और दूसरी बात, ये बहुत प्री कंडीशन है किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और पॉवर्टी हटाने के लिए कंट्री से, और रीजनल डिस्पैरिटीज को भी ये कम करती है। एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं मैन्युफैक्चर गुड, तो हमारा ट्रेड बढ़ता है, कॉमर्स बढ़ता है, हमारे को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ऐसी कंट्री जो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा तरीके से रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं, वाइड वेराइटी बनाती है फिनिश्ड गुड्स की, वो प्रॉस्पेरस है यानी अमीर है। फिर हमने पढ़ा रिलेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो मैंने क्या कहा था आपको भैया, गन्ना ज्यादा होगा तो गन्ना ज्यादा होगा तो मशीनें ज्यादा लगेंगी उसे चीनी बनाने के लिए, मशीनें ज्यादा लगेंगी तो बिकेगा ज्यादा। तो इस तरह का रिलेशन है कि, और दूसरी बात क्या है, गन्ना कब उगेगा ज्यादा, जब उसके अंदर अच्छी खाद डलेगी, अच्छी उसकी खुदाई होगी, और अच्छी खुदाई तभी होगी जब अच्छी मशीन होगी। तो ऐसा हमने रिलेशन पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, मैंने कहा था कि पिछले 2 दशक में, लास्ट 2 डिकेड्स में अगर हम बात करें, तो जीडीपी जो है 100% उसका 17% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आता है। और दूसरी बात क्या है, इसको इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी को हमने क्या स्थापित किया है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC नाम याद रखिए। आगे देखिए,
इंडस्ट्रियल लोकेशन की मैं बात करूं तो हमने कहा था वहीं पे होगा जहां पे सारी कॉस्ट कम होंगी, है ना, और वहां पे अवेलेबिलिटी हो, मार्केट होना चाहिए, रॉ मटेरियल आसानी से मिले, रोड मिले, और हमें क्या बोलते हैं मार्केट मिले, वर्कर मिले, ये सारे मिले। फिर मैंने कहा था कि भैया इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक साथ चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि गांव से लोग शहर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शहरों में रोजगार है, और रोजगार का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। और गांव से शहर आने का मतलब क्या? अर्बनाइजेशन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज साथ में आ जाती है ताकि मिलके एडवांटेजेस ले सके किसी जगह के अर्बन सेंटर्स को, तो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज हम कहते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री मार्केट लिख के समझाया था कि भैया पेंसिल बनाने की मशीन को लिए सारा रॉ मटेरियल लिया, उसको ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में ले गए, फैक्ट्री से आउटपुट बनाया, आउटपुट से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में लाए, फिर बेचा, पैसा आया, फिर दोबारा यही काम किया। तो ये एक इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज है कि इंडस्ट्री जितना अच्छा काम करेगी उतना पैसा आएगा, उतना अच्छा काम करेगी उतना। तो ये एक पूरा रिलेशन है, पूरा एक जुगाड़ है, मैंने यहाँ पे समझाया भी था, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। आइडियल लोकेशन के लिए मैंने कहा था कि जैसे आइडियल बच्चा होता है कि इन सब चीजों की कॉस्ट, यानी रॉ मटेरियल वहां पे मिल जाए, प्रोडक्शन वहां पे कम हो, डिसीजन एक अच्छी लोकेशन वहां पे मिल जाए, हमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की कॉस्ट कम पड़े। फिर मैंने कहा था क्लासिफिकेशन, तो रॉ मटेरियल के बेस पे एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड। मेन रोल के हिसाब से बेसिक इंडस्ट्री, एग्रो मतलब जो खेती से आए, मिनरल मतलब जिससे आयरन स्टील इंडस्ट्री जो मिनरल से है, बेसिक इंडस्ट्री जो पेंसिल बनाने की मशीन बनाए, कंज्यूमर इंडस्ट्री तो पेंसिल बनाए। ऐसे याद नहीं रखना है, याद तो वही है कि बेसिक इंडस्ट्री का डेफिनेशन है कि भैया मशीन बनाए, है ना, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो रॉ मटेरियल हो अगले चीजों के लिए, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज क्या, जो प्रोड्यूस गुड्स करें डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल। अगर 1 करोड़ से कम है तो स्मॉल, 1 करोड़ से ज्यादा तो लार्ज। बल्क पे हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल बहुत बल्की हो, लाइट इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल बहुत लाइट हो। ओनरशिप के आधार पर पब्लिक सेक्टर जो सरकार चलाए, प्राइवेट सेक्टर जो इंडिविजुअल चलाए या ग्रुप भी चला सकते हैं, टाटा बजाज ऑटो। ज्वाइंट सेक्टर जो सरकार भी चलाए और इंडिविजुअल चलाए, ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर जो सारे लोग जिनके ओनर कौन हो, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर, रॉ मटेरियल, वर्कर, सब लोग, तो इसको क्या बोलते हैं हम? कोऑपरेटिव सेक्टर, जैसे अमूल है या शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक ही बात आपको बोल, ये तो है कि भैया यूनिक पोजीशन है, क्योंकि कंट्रीब्यूट्स करती है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प भी करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे कमा के देती है। लेकिन काम की बात क्या है, यही एकमात्र इंडस्ट्री है जो क्या है, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।